नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ शुक्ला। आज क्रिसमस का त्यौहार है, आप सब लोगों को बधाई, मेरी क्रिसमस। आमतौर पे ये विंटर वैकेशन की शुरुआत भी क्रिसमस से होती है। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लोग बाहर घूमने भी जाते हैं और इन दिनों घूमने का खासकर हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पर्यटन की ऋतु है वो शीत ऋतु है। ठीक है, ठंड पड़ती है तो लोग आमतौर पे समुद्र के किनारे के इलाकों में चले जाते थे, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, यानी सारा हमारा तटवर्ती क्षेत्र जो कि गुजरात तक चला आया है। लेकिन इस बार तो इस तरह का जो पिछले 2 साल से जो कोविड चल रहा है उसमें घूमना बंद है और दिल्ली की सर्दी में ही हम लोगों को दिल्ली को झेलने के लिए अभिशप्त है। तो आज का विषय क्या हो, इस पर सोचने के बाद मुझे लगा कुछ राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीतिक चर्चा के इस सर्दी में हम लोग गर्माहट नहीं ला पाएंगे। अब देखिए, राजनीति के दांव पे शुरू हुए हैं, 2-3 घटनाएं हुई हैं। एक जो कानपुर में पान मसाला और इत्र व्यापारी हैं पम्मी जैन, उनके यहाँ से पम्मी या पम्पी जैन जो नाम है उनका, उनके यहाँ से 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया नगद मिला है। इतनी ज़्यादा राशि थी कि उसको ले जाने के लिए कंटेनर मंगाने पड़े, वरना इतना रुपया जा नहीं सकता था उनके घर से। अब वो कैसे उस रुपए को लेके रहते होंगे, क्योंकि कानपुर में जिस मोहल्ले में उनका घर है वो कोई बहुत उससे पॉश कॉलोनी नहीं कह सकते हैं, वो बहुत ही कहना चाहिए सामान्य मध्यवर्गीय लोगों कॉलोनी है। हालांकि उसमें मारवाड़ी व्यवसायी ज़्यादा रहते हैं। जो इलाका है आनंद विहार जिसे कहते हैं, जो स्वदेशी काटन मिल के पीछे पड़ता है, ट्रांसपोर्ट नगर, यानी बहुत ही भीड़ भाड़ और प्रदूषण भरा क्षेत्र है। उस मकान में कैसे उन्होंने 150 करोड़ रुपया रखा होगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कानपुर में है ये कि जो पान मसाला उद्योग है वो एक कुटीर उद्योग की तरह है, उसमें अथाह कमाई है, क्योंकि चवन्नी की चीज़ यानी 25 पैसे जिसकी लागत है वो मार्केट में 10 रुपये का बिकता है। इतना मुनाफा किसी भी शायद उद्योग या व्यापार में नहीं होगा जितना कि पान मसाला है। और उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उसकी कोई लिखत पढ़त में कहाँ बनता है, क्या बनता है, कुछ नहीं पता। 1997 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि जो उसमें पान पराग नंबर 1 पे था कि कहाँ आखिर बनता क्या है। तो मैंने कई कानपुर जा करके पान मसाला उद्योग वालों से बात की, लेकिन किसी ने अपनी फैक्ट्री दिखाई, उनका हाँ वहाँ है, लेकिन दिखाई नहीं, क्योंकि वो बनता ही नहीं कहीं, वो तो घरों में बनता है पान मसाला। उसमें क्या उसकी कोई स्वास्थ्यकर नहीं है, स्वास्थ्यकर तो कतई है ही नहीं, हाइजीनिक नहीं है, और उसको किसी तरह भर के वो बेच दिया जाता है। कोई लिखत पढ़त में क्या उद्योग है, क्या कारखाने हैं, ना कोई जीएसटी है उसकी, ना कोई कर व्यवस्था है। तो लोगों के पास नंबर तो का धन आता है, अथाह धन आता है। उसी धन में 150 करोड़ रुपया आया था। ऐसा कई लोगों के पास हुआ होगा और कई बार छापे भी पड़े हैं। 20-21 करोड़ रुपया मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं मिला है। अब चूंकि ये जो इसके पम्पी जैन या पम्पी जैनमी जैन जिनको कहा गया है, ये अखिलेश यादव के करीबी हैं, और कोई 15-20 दिन पहले उन्होंने समाजवादी परफ्यूम का भी कारोबार है। हालांकि हर पान मसाला उद्योग वाला परफ्यूम का भी कारीगर होता है, क्योंकि इत्र बनाना भी पड़ता है। उस पान मसाला या गुटखा में इत्र भी पड़ता है, जिसके खाने से मुंह थोड़ा सुगंधित हो जाता है। तो वो इत्र का चूंकि इन्होंने नाम रखा, जो इत्र इनका एक प्रोडक्ट है, जो कन्नौज में तो इत्र तो बहुत सारा बनता है, जो इन्होंने अपने इत्र का नाम रखा समाजवादी परफ्यूम। ये अखिलेश यादव के करीबी हैं, इसलिए सरकार की नज़र इन पे टेढ़ी हुई। और सरकार को हर एक को पता है कि हर पान मसाला उद्योग वाले के पास पैसा होगा और सब नकद में होगा, क्योंकि उसका लिखत पढ़त में कोई कारोबार नहीं है। छापा पड़ा तो 150 करोड़ रुपया मिल गया। तो ये एक तरह से राजनीति की शुरुआत है। अब जो वही सेठ अगर विरोधी दल का है तो उस पर छापा पड़ा। 150 करोड़ रुपया रखना, घर में कुछ भी रखना, इस तरह की गैर लिखत पढ़त वाली राशि रखना निश्चय ही कानून सम्मत नहीं है। लेकिन इस तरह के कानपुर में एक नहीं, सैकड़ों पान मसाला वाले हैं जिनमें के पास 1.5 करोड़ से लेकर हो सकता है 1,500 करोड़ तक कैश मिल जाए। लेकिन सरकार की नज़र इन पर टेढ़ी हुई, बाकी को छोड़ दिया गया।
इसी तरह एक और मज़ेदार बात हुई कि एक जैन साहब हैं, गौरव यादव क्या नाम है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन यादव जी ने कहा है कि कोरोना को दृष्टिगत करते हुए इसको चुनाव अभी टाल दिए जाए, चुनाव कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, उसके बाद चुनाव हो। ये एक संवैधानिक संकट भी है। चुनाव टाल दिए तो कैसे चुनाव होगा? क्या 6 महीने तक सरकार का यूं ही कार्यकाल बढ़ा दी जाए? एक बड़ा संवैधानिक संकट है इस पर भी। लेकिन जब इस तरह की बातें होने लगे, एक तो छापे पड़े और छापे में कोई देखा जाए कि किस पार्टी का उद्योगपति है, उसी के यहाँ छापे पड़े। इसके पहले अखिलेश के 2 और करीबियों के यहाँ छापे पड़े। तो छापा पड़े तो फिर समान रूप से पड़े ना। छापा पड़े, जो बीजेपी के लोग हैं उन पर भी पड़े, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी पड़े। सभी के पास, सारे व्यापारियों के पास पैसा होगा, सबके पास पैसा नंबर 2 का होगा। लेकिन गिन गिन करके हमारे जो ठीक सामने का प्रतिद्वंदी है उस पर छापा मारना मेरे ख्याल से न्यायोचित नहीं है। बाकी तो सरकार जाने। और चुनाव टालना भी कोई न्यायपूर्ण कदम नहीं होगा, इससे बड़ा संवैधानिक संकट होगा। चुनाव हो जाने चाहिए, सरकार प्रचार पर जोर कम दे। ये सही है कि तेजी से ओमिक्रॉन नाम का जो नया वेरिएंट आया है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोकने के और बहुत सारे उपाय हैं। सरकार सख्त कदम उठा ले, सरकार ये तय कर ले कि हर एक मास्क लगाए, सामाजिक दूरी बरते, लॉकडाउन भले न कंप्लीट लॉकडाउन न किया जाए, लेकिन एक साथ भीड़ निकलने की व्यवस्था खत्म की जाए। यानी लोगों की ड्यूटी भले 24 घंटे कर दी जाए, लेकिन वो इन 6-6 घंटे की पाली की जाए, ताकि एक समय भीड़ न रहे और भीड़ बढ़ती रहे। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार कर सकती है, लेकिन इसका कोई ये तरीका नहीं हुआ कि अब चूंकि ओमिक्रॉन का संकट है इसे चुनाव टाल दी जाए। तो फिर चुनाव टाल दिया है तो अब तक आप रैली क्यों करते हो? क्यों दिल्ली में ट्रेड फेयर आयोजित कर रहे हो, जबकि एक ट्रेड फेयर हो चुका और बुक फेयर भी होने वाला है जनवरी में? ये क्यों आयोजन इनका हो रहा है? इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इन सब बातों पे गौर करना होगा। राजनीति कभी भी साफ सुथरी नहीं रही। कोई भी सरकार आए, विरोधी दल को हराने के लिए या केन प्रकारेण अगर उसे लग रहा हो चुनाव हार सकते हैं तो टालने के प्रयास होते रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोशिश न की जाए कि एकदम थोड़ी बहुत भी लाज शर्म न की जाए। इससे बचना ही उपयुक्त होगा अगर हमारे संविधान सम्मत सरकार को चलाए रखना है। तो मित्रों, आज का प्रोग्राम मैं यहीं खत्म करता हूँ। शंभू के तीर का अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अभी 3:30 बजे से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी हो रही है, उसमें मैं भी वक्ता हूँ। मैंने फेसबुक पर लिंक भी डाल दिया है, आप लोग जुड़ें, अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद मित्रों।